नमस्कार। आज हम दिमाग की एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी छिपी हुई प्रक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं। वो प्रक्रिया जिसका इस्तेमाल हम सब करते हैं, खुद को अपने ही काम समझाने के लिए। ये वो कहानी है जो हम खुद को सुनाते हैं, फैसला लेने के ठीक बाद। सोचिए जरा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई बड़ा फैसला ले लिया हो और उसके बाद उसके लिए अच्छे अच्छे कारण ढूंढे हों? जैसे मान लीजिए कोई महंगी चीज खरीद ली या करियर बदलने का सोच लिया। फैसला तो हो जाता है झटके में, लेकिन उसे सही साबित करने के लिए जो लॉजिक है वो हम बाद में बनाते हैं, है ना? ये एक बहुत ही आम बात है और यही हमें सीधे आज के टॉपिक पर ले आती है। तो इसे कहते हैं पोस्ट रैशनलाइजेशन। चलिए इसको साफ साफ समझते हैं। ये जानबूझकर बोला गया झूठ नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये हमारे दिमाग का एक ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम है जो हमारी पहचान, हमारे ईगो और हमारे मन की शांति की रक्षा करने के लिए अपने आप काम करता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि दिमाग का ये प्रेस सेक्रेटरी आखिर है क्या। फिर हम थोड़ा और गहराई में जाकर देखेंगे कि ये काम कैसे करता है और क्यों करता है। और आखिर में हम कुछ ऐसे तरीकों पर बात करेंगे जिनसे हम इस ऑटोमेटिक साइकिल को तोड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। यहाँ हम इस आइडिया को और करीब से देखेंगे कि कैसे हमारा लॉजिक हमारी भावनाओं के लिए एक प्रेस सेक्रेटरी की तरह काम करता है। एक बार फिर सबसे जरूरी बात, इसे धोखा समझना एक बहुत बड़ी गलती होगी। ये पूरी तरह से अचेतन है, मतलब अनजाने में होता है। ये हमारे दिमाग का खुद को सही और सुरक्षित महसूस कराने का एक तरीका है, ताकि हमारे अंदर कोई कंफ्यूजन या टकराव ना हो। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे हिस्से में। चलिए अब परतों को हटाकर देखते हैं कि दिमाग के अंदर ये सब असल में होता कैसे है, इसकी वायरिंग कैसी है। देखिए, इस कॉन्सेप्ट की समझ वक्त के साथ साथ बदली है। फ्रॉइड ने इसे ईगो को बचाने वाला एक डिफेंस मैकेनिज्म माना था। फिर कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने इसे हमारे एक्शन और विश्वासों के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश से जोड़ा। और आज न्यूरोसाइंस हमें साफ साफ दिखा रहा है कि इमोशन का बटन लॉजिक से कुछ मिलीसेकंड पहले ही दब जाता है। तो ये सब होता कैसे है? बहुत तेजी से। सबसे पहले हमारे दिमाग का इमोशनल सेंटर एमिगडाला एक स्पार्क भेजता है। फिर डोपामिन सिस्टम हमें किसी चीज की तरफ खींचता है या उससे दूर धकेलता है। और सबसे आखिर में हमारा लॉजिकल दिमाग यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक बढ़िया सी कहानी बुनकर इस पूरे एक्शन को जायज ठहरा देता है। और ये जो बात है ना, ये न्यूरोसाइंस की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। दिमाग की पहली प्राथमिकता सच ढूंढना नहीं है, उसकी पहली प्राथमिकता है एक ऐसी कहानी बनाना जो हमें इमोशनली स्टेबल और अच्छा महसूस कराए। तो अब जरा इन दोनों में फर्क देखते हैं ताकि बात एकदम साफ हो जाए। देखिए, जो असली लॉजिकल सोच होती है वो किसी भी फैसले से पहले होती है। उसका मकसद होता है सच्चाई का पता लगाना। लेकिन पोस्ट रैशनलाइजेशन वो फैसले के बाद आता है। उसका मकसद सच्चाई नहीं बल्कि अपने ईगो को बचाना होता है। इसीलिए वो हमेशा थोड़ा डिफेंसिव, थोड़ा बचाव वाला लगता है। अब सवाल ये उठता है कि हमारा दिमाग ऐसा करता ही क्यों है। चलिए इसे कमी की तरह नहीं बल्कि एक पुराने फीचर की तरह देखते हैं जो शायद हमें जिंदा रखने के लिए ही बना था। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के लिए हिचकिचाना जानलेवा हो सकता था। पोस्ट रैशनलाइजेशन ने उन्हें तेजी से फैसले लेने और उन पर टिके रहने में मदद की। ये अंदर के कन्फ्यूजन को कम करता था, आत्मविश्वास बनाए रखता था और समाज में एक मजबूत इमेज बनाकर उन्हें सेफ रखता था। अच्छा, इस पूरे कहानी को समझने की एक चाबी है जिसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये वो तेज मानसिक बेचैनी है, वो चुभन वाली फीलिंग जो तब होती है जब हमारे काम और हमारे विश्वास आपस में मेल नहीं खाते। जैसे एक तरफ हमें पता है कि स्मोकिंग खतरनाक है और दूसरी तरफ हम सिगरेट जला रहे हैं। दिमाग इस टकराव को ज्यादा देर झेल नहीं पाता। और बस यहीं पर पोस्ट रैशनलाइजेशन एक सुपर हीरो की तरह एंट्री लेता है। ये उस मानसिक तनाव और बेचैनी को कम करने का दिमाग का सबसे तेज और सबसे आसान तरीका है। ये हमारे कामों को सही ठहराने के लिए या तो हमारे विश्वास बदल देता है या फिर एक बिल्कुल नई कहानी बना लेता है। और दिमाग जिस सुपर हीरो को बुलाता है वो सिर्फ थियोरी में नहीं है, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों में, हमारे सबसे गहरे रिश्तों में मौजूद है। चलिए देखते हैं कि ये असल में दिखता कैसा है। ये उदाहरण वाकई बहुत कुछ कहते हैं। रिश्तों में अकेलेपन का डर अक्सर गहरी कमिटमेंट का नाम ले लेता है।
करियर में बदलाव का डर स्टेबिलिटी का ज़रूरत बन जाता है। और लड़ाई झगड़ों में हमारी अपनी इनसिक्योरिटी अक्सर मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं का मुखौटा पहन लेती है। ये स्लाइड एक बहुत बड़े मिथ को तोड़ती है। जो लोग अक्सर कहते हैं मैं बहुत लॉजिकल हूँ, असल में वो अपनी इमोशनल फीलिंग्स को सही ठहराने के लिए अच्छे अच्छे तर्क गढ़ने में माहिर होते हैं। याद रखिए, अच्छी तरह बोलना और असल में लॉजिकल होना ये दो अलग अलग बातें हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम इस ऑटो पायलट मोड के गुलाम हैं? बिल्कुल नहीं। अब हम इस आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से में देखेंगे कि कैसे कुछ प्रैक्टिकल तरीकों से हम वापस ड्राइविंग सीट पर आ सकते हैं। इस मानसिक प्रक्रिया को पकड़ने के लिए खुद से कुछ आसान सवाल पूछने होंगे। क्या ये लॉजिक, ये कहानी फैसले के बाद आई? क्या जवाब देते हुए एक डिफेंसिव फीलिंग आ रही है? क्या मकसद सच जानना है या सिर्फ अपनी इमेज बचाना? तो इस ऑटोमेटिक साइकिल को तोड़ने का एक सीधा सा तरीका है। सबसे पहले रुकें। कोई भी कहानी बनाने से पहले बस एक पल के लिए ठहर जाएं। फिर उस असली इमोशन को पहचानें जो फैसले के पीछे है। डर, इनसिक्योरिटी, लालच। उसे बिना जज किए स्वीकार करें और उसके बाद ठंडे दिमाग से लॉजिक का इस्तेमाल करें और फिर होश में रहकर चुनाव करें। और यही है इस पूरे विश्लेषण का निचोड़। मुद्दा ये नहीं है कि हम गलत हैं, मुद्दा ये है कि हम अनजाने में काम कर रहे हैं। जिस पल आप इस प्रक्रिया पर जागरूकता की रोशनी डालते हैं, ये अपनी पकड़ खो देती है। अवेयरनेस ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो आज की बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, हम सब असल में इमोशनल डिसीजन मेकर हैं। हमारा शानदार लॉजिक अक्सर हमारी भावनाओं के लिए एक प्रेस सेक्रेटरी का काम करता है। इसका मकसद सच को नहीं, हमारे ईगो को बचाना है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही हम इस प्रक्रिया के बारे में जागरूक होते हैं, हम इसे एक अचेतन आदत से बदलकर अपनी समझदारी और ज्ञान का एक जरिया बना सकते हैं। तो अब जाते जाते एक सवाल, आपके दिमाग का प्रेस सेक्रेटरी इस समय आपको कौन सी कहानी सुना रहा है?